नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं आउटलुक 2024। नया साल, नया निवेश और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस शो के ज़रिए हम फोकस करेंगे कि अब तक अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, निवेश की शुरुआत नहीं की है, तो अभी से कीजिए, इस साल से कीजिए। और इसीलिए अगले 20 से 25 मिनट में हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो क्रिएशन पर, अलग अलग एज ब्रैकेट्स के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। तो अगर आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 या 50 साल के एज ब्रैकेट में भी हैं, तो ये शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शो के ज़रिए आप ये जान पाएंगे कि कौन से फंड्स आपकी एज के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सूट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की। नया साल, नया निवेश, और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जो कि मदद करेंगे आपका पोर्टफोलियो बनाने में। हमारे साथ पंकज मटपाल हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स से, और साथ ही प्रबलीन वाजपेयी हैं फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स से। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में और दोनों को ही नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रबलीन, आपसे शुरुआत करेंगे। पोर्टफोलियो क्रिएशन तो हम करेंगे अलग अलग एज ब्रैकेट्स के लिए, लेकिन सबसे पहले अब क्योंकि डबल सेलिब्रेशन का टाइम है, एक तरफ न्यू ईयर, दूसरी तरफ मार्केट्स ऑल टाइम हाइज पर है, और ऐसे में कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स के बीच में होना बहुत वाजिब है कि क्या करें ऐसे मार्केट में। बाजार इतना चल चुका है, क्या अभी पैसा लगाएं या रुकें? लमसम पैसा डालना सही है मार्केट में, या एसआईपी का ही रूट बेस्ट रहेगा? तो पहले तो इन कंफ्यूजन्स को दूर कीजिए। ऑल टाइम हाइज पर मार्केट, क्या करें इन्वेस्टर्स? शुरुआत करें इस मौके पर निवेश की, और किस तरीके से करें? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, आई थिंक डबल सेलिब्रेशन है। मार्केट्स पूरा मौका दे रही हैं कि हम 2023 को बहुत हाई नोट पे एंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स के माइंड में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट हाईस पे एकदम पैसा लगाएं ना लगाएं, वो वाजिब है। थोड़ी देर पहले मैं अनुज जी का CNBC आवाज पे सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि डिप एंड सिप करते रहें। सो आई विल से द सेम कि जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पे उनकी SIPs चल रही हैं, वहाँ पे SIPs को अपना रोके, बिकॉज आई थिंक डिसिप्लिन जो है वो आपकी इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन होता है। सो आप अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, और मंथली जो आपका पैसा जा रहा है डेफिनेटली उसको कंटिन्यू रखें। एंड अगर मार्केट्स अपॉर्चुनिटी देती हैं, जो कि डेफिनेटली देती हैं, यहाँ पे दीपाली जी एक तो फोमो में नहीं आना है कि हमारी रैली मिस हो गई है या अब हम फटाफट से डाल दें। जो इक्विटी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, और डेफिनेटली मार्केट्स बीच में मौका देंगी निवेशकों को। तो जहां पे वो थोड़ी गिरावट देखिए, अगर उनके पास कुछ ऐसा लमसम का अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो एक या भी गिरावट देखते हैं, तो थोड़ा क्वांटिटीज में अपना लमसम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। बट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से आपके पास जब पैसा हो वो अच्छा टाइम है शुरुआत करने का। एंड आप रेगुलर बेसिस पे और एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते रहें, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अभी रीसेंट रिटर्न्स को देख के और लालच में आके बिल्कुल नहीं पैसा डालना है। जो एक लॉन्ग टर्म फोकस और गोल्स के हिसाब से ही निवेशक अपना पैसा डालें 2024 के लिए। बिल्कुल। तो डिप एंड सिप, ये दो मंत्र आप याद रखिए जो CNBC आवाज़ का है हमारे व्यूअर्स के लिए, ना ही सिर्फ स्टॉक्स में बल्कि म्यूचुअल फंड्स में भी। तो SIP का रूट सबसे बेस्ट रूट होता है। जैसे प्रबलीन ने कहा, जब डिप मिले तो थोड़ा बहुत लमसम भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रकम रखी है, क्या गोल आप लेके चल रहे हैं। लेकिन हम पोर्टफोलियो क्रिएशन पर जाए उससे पहले एसेट एलोकेशन पर भी बातचीत कर लेते हैं। पंकज मटपाल भी बने हुए हैं। पंकज जी, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, जब हम नया पोर्टफोलियो बनाने की बात कर ही रहे हैं 2024 की शुरुआत से, तो एसेट एलोकेशन किस हिसाब से करें इन्वेस्टर्स? इंडेक्स फंड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, लार्ज कैप जो कि काफ़ी अच्छे स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं वहाँ पर फोकस बढ़ाएं, थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप में भी रखें? रेशियो क्या रखें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन के हिसाब से? बिल्कुल दीपाली जी, आपको, प्रबलीन जी को और CNBC आवाज के सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने बात की एसेट एलोकेशन की, तो ये एक ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ये कहा जाए कि इस तरह से एसेट एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, कितने लंबे समय के लिए आप निवेश करेंगे, और साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उन बातों पर निर्भर करता है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और उसकी दो खास वजह हैं।
एक तो अलग अलग टाइम पर हमने देखा है कि अलग अलग सेट क्लासेस परफॉर्म करते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम यदि बात करें पोर्टफोलियो में इक्विटी की, तो यहाँ पर ग्रोथ की संभावना तो रहती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव की भी ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें गोल्ड की या डेट की, तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन भले ही ना हो, लेकिन पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहती है, तो इसके लिए एसेट एलोकेशन जरूरी है। अब आपने पूछा कि मिड कैप के बारे में, स्मॉल कैप या किस तरह से एलोकेशन, तो देखिए यदि अगेन लंबा वक्त है तो विद इन इक्विटी आप स्मॉल कैप मिड कैप को बिल्कुल इंक्लूड करें, क्योंकि हम देखते हैं कि लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप में ग्रोथ की संभावना ज्यादा रहेगी, लेकिन अगेन मार्केट में गिरावट आएगी तो स्मॉल कैप में गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो आप अगेन देखें, यदि आपके पास 10 साल का टाइम है, उससे अधिक वक्त है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप बिल्कुल 30-40% तक भी स्मॉल कैप मिड कैप को मिलाकर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यदि बात हो रही है 5-6 साल की, तो ऐसे में फिर आप ज्यादा पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रखें, मिड कैप में थोड़ा लोकेशन हो सकता है, स्मॉल कैप को अवॉइड करें। तो हमेशा इन सब बातों के आधार पर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हर इंडिविजुअल के लिए जो पर्सनल फाइनेंस है वो पर्सनल होता है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ब्रॉडर व्यू आपको पंकज जी ने दिया है। अपने अपनी एज के हिसाब से आप एक्सपोजर लें, कितना एक्सपोजर लें गोल्ड में, एक्विटीज़ में भी मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप्स में, आपकी होराइजन यानी कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, रिस्क टेकिंग अपटाइट कितनी है, उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए, तो मोटा मोटी बात हुई, लेकिन अब थोड़ी सी प्रिसाइज बातचीत करते हैं और करते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन। अब यंग इन्वेस्टर्स की बात की पंकज जी ने, तो प्रवीण के पास चलते हैं और 20-30 ईयर्स की जो एज वाले हमारे इन्वेस्टर्स हैं प्रवीण, उनके लिए समझते हैं। हालांकि ऑन एन एवरेज 25-26 साल में जब एक लोग कमाना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा SIP वो कर सकते हैं शुरू, कुछ लोग शुरू करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स भी हैं जो अपनी पॉकेट मनी से भी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो हम 20 और 30 ईयर्स पर पहले फोकस करते हैं, और बताइए लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं, कोई 20 या 30 साल की उम्र में है या इस एज ब्रैकेट में है, तो उनके लिए पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? जी दीपाली जी, जो हम लोग एक रूल ऑफ थंब लेके चलते हैं कि आप जितने यंग हैं आप ज्यादा इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो एक तरफ बिल्कुल सही है। पर मेरे ख्याल से जब कोई भी निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो, स्पेशली एट अ यंगर एज, तो क्या होता है कि उनके पास कभी भी एक साथ ज्यादा पैसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि दीपाली जी दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, डेट एंड इक्विटी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई थिंक एट ए यंग एज आपके पास एक छोटा सा कंटिजेंसी या इमरजेंसी कॉर्पस डेफिनेटली होना चाहिए, जो आप ओवरनाइट नहीं क्रिएट कर सकते। तो एक छोटी SIP आप डेट फंड में डेफिनेटली रखिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिससे आपके पास एक छोटा आपका कंटिजेंसी फंड बनता चला जाए। और ये वाला फंड ऐसा है, अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके से कंटिजेंसी फंड ऑलरेडी क्रिएटेड है या पेरेंट्स से आपको हेल्प मिली है या आपका कुछ इन्वेस्टमेंट था, तब ये वाला एक ऐसा फंड है दीपाली जी जो जिसको आप नियर टर्म गोल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आजकल इंडियंस ट्रैवल बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, वीकेंड्स पे ट्रैवल करने का, इंडिया के बाहर ट्रैवल करने का कल्चर है। तो ये जो डेट फंड में आपका निवेश है, ये आपको कंटिजेंसी फंड ऑब्लिक और नियर टर्म गोल्स के लिए हेल्प करेगा। और इस फंड के चलते आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसको नहीं छेड़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके साथ आपके पास इक्विटी में एक्सपोजर आना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपके पास इतना अच्छा लंबा समय है, व्हेन यू आर इन योर 20s 30s, आपके पास कंपाउंडिंग का मैसिव स्कोप है। तो मेरे ख्याल से वहां पे इक्विटी एक्सपोजर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक एक्टिव और पैसिव स्कीम्स का कॉम्बिनेशन बना के पोर्टफोलियो बनना चाहिए। आप बेसिक एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड से शुरुआत करें, साथ में एक मल्टी कैप फंड जोड़ें। मेरे ख्याल से 3 फंड्स आर इनफ अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए। और दोनों को मिक्स, जो आपका डेट एंड इक्विटी है, इसके साथ आप आगे बढ़ें। और जो आपकी लॉन्ग टर्म की थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम एलोकेशन होना चाहिए, वो यूजुअली अगर आप कॉर्पोरेट में है तो आपका EPF विल टेक केयर ऑफ दैट। अगर आप कॉर्पोरेट में नहीं है, अपना कुछ काम करते हैं, तब मेरे ख्याल से PPF को भी इवन यंग इन्वेस्टर्स शुरुआत से थोड़ा थोड़ा डाल के अपने पैरेलली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ लॉन्ग टर्म के रख सकते हैं। ऐसा करने से मेरे ख्याल से उनका पोर्टफोलियो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बैलेंस्ड होगा। उनके पास कोई इमरजेंसी आने के लिए या छोटे समय का जो कोई गोल है उसके लिए पैसा क्रिएटेड होगा,
और उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अनटच्ड रहेंगी। पहला करोड़ बनाने में कई बार आपको 10 साल लगते हैं अगर हम 46,000 रुपए से शुरुआत करें दीपाली जी, और यही अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत से करते रहें 11% के रिटर्न को लेके, तो आपका जो दूसरा करोड़ है वो बहुत ज्यादा स्पीड में बनता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट गोल। और आपके अगर आप 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपका 4 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो बेसिकली जो कंपाउंडिंग है जैसे जैसे समय बढ़ता है वो बहुत स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस को। इसलिए डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले इक्विटी के लिए, और ग्रीड में बिल्कुल ना पड़े, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स। तो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रखे यंग इन्वेस्टर्स। डेट के लिए आप पीपीएफ को एक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पीएफ में जो आपका पैसा डलता है उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रबलीन, क्विकली मैं दूसरे एज ब्रैकेट पर फोकस करूं। आपने इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए 2-3 थीम्स बताई, इंडेक्स फंड हुआ, एक्टिव पैसिव फंड हुआ। अगर आप कुछ प्रिसाइज 3-4 नेम्स भी हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकें इन कैटेगरीज में। जी, अगर हमने लार्ज कैप पे पैसिव एक्सपोजर लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगी निफ्टी का इक्वल वेट स्ट्रेटजी। आप डीएसपी, एचडीएफसी का किसी का भी यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको टॉप 50 जो निफ्टी की हमारी कंपनीज हैं इंडिया की, उनको इक्वल प्रोपोर्शन में एक्सपोजर मिलेगा। मिड कैप में आप 150 इंडेक्स फंड को यूज कर सकते हैं। अगेन 3-4 फंड हाउसेस द्वारा ये अवेलेबल है, आप आईसीआईसीआई का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें उसके साथ एक मल्टी कैप अप्रोच जोड़नी है, मल्टी कैप में हमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स तीनों का एक्सपोजर मिलेगा थ्रू एन एक्टिव स्ट्रैटेजी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निपॉन अच्छा है, एसबीआई देख सकते हैं, कोटक देख सकते हैं। सो दीपाली जी, दीज 3 फंड्स अगर हम शुरुआत में करेंगे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा एक यंग इन्वेस्टर के लिए। थोड़ा सा इक्विटीज को समझ लें, फिर चाहे वो एक प्रॉपर एक्टिव स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो किन फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं? 10-20 इयर्स में कितना एक्यूमुलेशन आप कर लेंगे, कब करोड़पति बनेंगे, वो भी आपको प्रबलीन ने बताया, आइडिया आपको दिया। इतनी इन्वेस्टमेंट करके आप ये गोल हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्विकली अब चलते हैं पंकज जी के पास और फटाफट से उनसे पूछ लेते हैं कि मिड एज इन्वेस्टर्स यानी 40-45 साल वाले इन्वेस्टर्स किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, और जो टूवर्ड्स रिटायरमेंट हैं, प्रोबेबली कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो 50-55 ईयर्स में रिटायरमेंट ले लेते हैं, 60 ईयर्स तो हम एक एवरेज एज मान के ही चलते हैं। तो मिड एज प्लस रिटायरमेंट एज वाले इन्वेस्टर्स अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो किस किस थीम के साथ जाए? अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई 40 इयर्स की एज में प्लानिंग कर रहा है और जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, तो इसमें और भी जरूरी होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है अच्छे रिटर्न्स अर्न कर पाए। तो अगर आप 40 साल की एज में प्लानिंग कर रहे हैं तो बेशक आपके पोर्टफोलियो में 60-70% इक्विटी तो होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके और समय के साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले, ताकि बड़ी राशियां भी इकट्ठा कर सके। लेकिन 50 साल की उम्र में बात हो और फिर आप ये मान के चले कि समय कम बचा है अब वो एक राशि इकट्ठा करने के लिए, तो उस वक्त पर भी इक्विटी तो आपके पोर्टफोलियो में होगी ही, लेकिन क्योंकि अब समय कम है और थोड़ा सा नुकसान होगा तो फिर उसकी भरपाई के लिए टाइम कम होगा। पैसे में 50% इक्विटी, 50% डेट, या 50% इक्विटी, 40% डेट, 10% गोल्ड, इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और जब आप एक चीज और ध्यान रखें, आप चाहे पहले से प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन जैसे रिटायरमेंट के नजदीक आते हैं तो आपको सिस्टमेटिकली थोड़ा इक्विटी से डेट की तरफ स्विच करना चाहिए ताकि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बढ़े और जो वोलेटिलिटी है उसका रिस्क कम हो जाए, उतार चढ़ाव का जो जोखिम है वो थोड़ा कम हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो यंगर द एज, जितनी कम उम्र है उतना ज्यादा आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, जब स्पेशली बात हो रही हो रिटायरमेंट की। ओके, तो जैसे प्रबलीन से भी मैंने पूछा, पंकज जी आपसे भी वही सवाल होगा। मिड एज या फिर रिटायरमेंट एज वाले इन्वेस्टर्स अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करें, थोड़ा सा रिस्क अपना ध्यान में रखते हुए कुछ नेम्स आप सजेस्ट कर सकें पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, कंसीडरिंग हमारे साथ वो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं जो कि शायद पहली बार इन्वेस्ट करेंगे, तो कुछ नेम्स अगर आप बता सकें पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। ऐसा है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स होंगे। लेकिन मैं थोड़ा हाइब्रिड फंड को भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में काफी तेजी है और आपने बात की नए इन्वेस्टर्स, तो कई बार ये होता है कि नए इन्वेस्टर्स शुरुआत करेंगे स्मॉल कैप से और गिरावट देखी तो शायद एग्जिट कर जाएंगे। तो पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए।
तो यहाँ पर जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, जहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा, इस तरह का फंड होना चाहिए। इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर हो लॉन्ग टर्म के लिए, और इसके लिए मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स ये कंसिडर किया जा सकता है। और साथ ही मैं दो हाइब्रिड फंड्स की भी बात करूंगा। एक आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पर आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लास मिल जाएंगे, और साथ ही एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड हो सकता है। तो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में जोखिम भी थोड़ा कम होगा और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी वेल्थ क्रिएशन की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए, आपको कैटेगरीज के साथ साथ नेम्स भी सजेस्ट किए गए हैं। तो अगर आपने अब तक निवेश नहीं किया है तो शुरुआत कीजिए। आप जिस भी एज ब्रैकेट में हैं उस हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश हमारे दोनों मेहमानों ने यही की है कि आपको एक राइट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी वो बता सके कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, किन फंड्स के साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अपने दोनों ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि गलतियाँ क्या नहीं करनी है निवेश की शुरुआत करते वक्त, और दूसरा जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पोर्टफोलियो क्रिएट कर चुके हैं, रीशफलिंग करना चाहते हैं, कुछ नए फंड्स ऐड करना चाहते हैं, तो 2024 के लिए टॉप 5 फंड्स हमारे दोनों गेस्ट के क्या रहेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आउटलुक 2024, नया साल नया निवेश, और हमारे साथ पंकज मटपाल, प्रवीण वाजपेयी मौजूद हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने बातचीत की उन पोर्टफोलियोज़ के बारे में जो कि नए इन्वेस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग एज ब्रैकेट के हिसाब से, अगर अब तक आपने निवेश नहीं किया है। लेकिन अब कुछ टॉप 4-5 फंड्स पूछ लेते हैं हमारे दोनों ही गेस्ट से, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं 2024 में कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ रीशफलिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगेन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, और क्या आपके पोर्टफोलियो में नहीं है उस हिसाब से ही इन फंड्स का एडिशन करें। तो बताइए प्रबलीन, पहले आप टॉप 5 फंड्स क्या रह सकते हैं फॉर 2024? जी, लार्ज कैप में निफ्टी 50 इक्वल वेट, दीपाली जी जैसे मैंने बोला, तो डीएसपी का देख सकते हैं, एचडीएफसी का देख सकते हैं। मिड कैप पे मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, बहुत ज्यादा तेजी हमने देखी है मिड कैप इंडेक्स पे, ऑलरेडी 50% के करीब बढ़ चुका है इस साल। तो ऐसा एक मुश्त पैसा ना डाले, स्टैगर्ड वे में अपने एसआईपी के जरिए ही इसमें इन्वेस्ट करें। 150 इंडेक्स मिड कैप में हो गया। स्मॉल कैप के लिए मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड पसंद है, उसको निवेशक देख सकते हैं। अगेन स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है, तो स्टैगर्ड अप्रोच एसआईपी के थ्रू ही निवेश करें। इसके अलावा मुझे थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि डेट फंड्स, जहां पे इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव व्यू लेना चाहते हैं, वहां दीपाली जी डेट फंड्स यील्ड्स बहुत अच्छे हैं। पैसिव स्ट्रैटेजी डेट फंड में देखी जा सकती है। किसी का 2028, 29, 30, 31 का अगर टारगेट टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, तो मेरे ख्याल से वहां पे हमें डिसेंट रिटर्न्स दिख सकते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट्स कटने शुरू होंगे। और उसके साथ एक फाइनल चॉइस मेरी रहेगी एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उन निवेशकों के लिए जिनका होराइजन आज से 3 से 5 साल के बीच में है। मॉडरेट रिस्क की एक स्ट्रैटेजी है उनके लिए। ओके, तो ये रहे प्रबलीन के टॉप 5 फंड्स। अब पूछ लेते हैं पंकज जी से कि उनकी चॉइसेस क्या हैं, कौन से 5 फंड उन्होंने चुने हैं फॉर 2024। तो बताइए पंकज जी, आपकी चॉइसेस क्या है? बिल्कुल दीपाली, देखिए अगेन जैसा आपने कहा कि ये निर्भर करता है कि पोर्टफोलियो में ऑलरेडी क्या है और किस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क एपेटाइट है। लेकिन इस तरह के माहौल में जो मार्केट में देखा तेजी रही है, तो एक तो अभी लार्ज कैप में अच्छा पोटेंशियल दिखाई देता है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ये कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही अगर हम लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो अगेन आदित्य बिरला सन लाइफ या फिर बल्कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये फंड मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा इस कैटेगरी में। और साथ ही हम बात करेंगे एक थीमेटिक फंड की, क्योंकि यदि हम बात करें पोर्टफोलियो में वेल डाइवर्सिफाइड हो और इस वक्त के हिसाब से, तो मैन्युफैक्चरिंग थीम मेरे हिसाब से अच्छी है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये फंड कंसिडर किया जा सकता है। और इसी के साथ यदि आपके पास अच्छा समय है, आप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन लंबा नजरिया हो और एसआईपी के जरिए आप कर रहे हो, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड आप कंसिडर करें। ये फंड मेरे हिसाब से अच्छा है। और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड,
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मार्केट में तेजी देखी है हमने, तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच और मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस रहेगी। और मल्टी कैप कैटेगरी में HDFC मल्टी कैप फंड, ये फंड कंसिडर किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो बताया गया है हमारे दोनों ही गेस्ट के थ्रू कि आप किन फंड्स को जगह दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन क्विकली पूछ लेते हैं कि गलतियां क्या नहीं करनी है अगर निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर अगर आप बिगनर हैं, पहली बार पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। तो प्रबलीन बताइए क्विकली हमारे व्यूअर्स को कुछ वो इम्पोर्टेंट बातें जो उनको अवॉइड करनी है व्हाइल क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। जी, 5 मिस्टेक्स मैं पॉइंट आउट करूंगी दीपाली जी। सबसे पहला तो ये है, जब हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं तब हम अक्सर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं करते हैं। वो बहुत जरूरी है, महंगाई को साथ साथ देखना, उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है गवर्न होती है। बिकॉज अगर आपने सिर्फ FD के रिटर्न देखे और निवेश कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका परचेजिंग पावर पैसे की गिर जाएगी। तो इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना है, पहली चीज। दूसरा कि डाइवर्सिफाई जरूर करें। आप कई बार बहुत छोटा रकम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं और 6 तरीके के 8 तरीके के म्यूचुअल फंड्स ले लिए, पर जो आपका बल्क पैसा है वो शायद आपने फिक्स्ड इनकम में ही रखा हुआ है। सो एक जो प्रॉपर एसेट एलोकेशन है, जैसे पंकज जी ने मेंशन किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डाइवर्सिफाई करिए, एसेट एलोकेशन को फॉलो करिए। तीसरा, पास्ट ट्रेंड को देख के ये नहीं समझना है कि वो कंटिन्यूड रहेगा। इस साल मार्केट्स ने अच्छा किया है स्मॉल कैप मिड कैप में, जरूरी नहीं है 2024 में भी सेम रहे। तो प्लीज लंबे समय का होराइजन देखिए, पास्ट ट्रेंड को एग्जैक्टली आप मत सोचिए कि वो रेप्लिकेट हो जाएगा। चौथी चीज, दोनों चीजों से बचें। आप बहुत ज्यादा घबराएं भी नहीं और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म में भी इन्वेस्ट ना करिए। तो कोई भी एक्सट्रीम को अवॉइड करना बहुत जरूरी है निवेश के लिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना माइंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। एंड फिफ्थ थिंग दीपाली जी, कि आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स ना करें। इंश्योरेंस के लिए प्लीज हेल्थ एंड लाइफ कवर सेपरेटली लीजिए, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप गवर्नमेंट के PPF EPF प्रोडक्ट्स को यूज करिए, डेट फंड्स को यूज करिए फिक्स्ड इनकम में, एंड म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी में। आई थिंक वो एक सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी निवेशकों के लिए। बहुत संक्षेप में पंकज जी, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट्स, क्या टिप्स देंगे हमारे इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल दीपाली, देखिए वैसे ही मैं नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया में जो रील्स बनती हैं वो सभी खराब हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अच्छे एडवाइस नहीं दे सकते। बट इन जनरल रील्स देखकर और जो एक्सपर्ट नहीं हैं ऐसे लोगों की एडवाइस देखकर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, प्रोफेशनल एडवाइस लें, ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, पोर्टफोलियो में किसी एसेट क्लास का ओवरवेट होना ये शायद रिस्की होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पुअर एसेट एलोकेशन को अवॉइड करें। साथ ही मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट से दूर रहते हैं आप, अब तो बहुत तेजी हो गई है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उसका नुकसान ज्यादा होता है। बस इसके मुकाबले कि आप इन्वेस्ट कर ले किसी भी समय पर, स्टेगर्ड मैनर में करें, लेकिन करें जरूर। साथ ही इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो होती है उसको अवॉइड करें। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न्स को चेज ना करें। कभी ऐसा नहीं है कि एक एसेट क्लास ने या एक स्कीम ने इतने रिटर्न दिए हैं तो आगे भी वही एसेट क्लास वही स्कीम परफॉर्म करेगी। अलग अलग एसेट क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस होती है पोर्टफोलियो में। चलिए, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई गई हैं, मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है और पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, वो तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बताया ही। चलिए, शुक्रिया पंकज जी और प्रबलीन, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे सभी इन्वेस्टर्स को और हमारे सभी व्यूअर्स को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोशिश कीजिए कि अब तक अगर आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है तो आज से, अभी से अपनी बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। और CNBC आवाज़ तो है ही आपकी हर कदम पर मदद करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।